हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मंगलमय होंगे। हैप्पी होली। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही प्यारी सी कहानी जो कि हमारी बेटियों पर है। एक नई रोशनी की किरण। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारी प्यारी सी कहानी। बेटियां जिस घर में जाती हैं खुशी और सुकून की रोशनी फैला देती हैं, पर पता नहीं बेटी के पैदा होने पर लोग गम क्यों मनाते हैं। सबा थकी हारी शाम को घर पहुंची। अम्मी नमाज पढ़ रही थी। नमाज खत्म कर उन्होंने प्यार से बेटी के सलाम का जवाब दिया। उसने थकान एक मुस्कान में लपेट माँ की खैरियत पूछी। फिर वह उठकर किचन में गई जहाँ उसकी भाभी रीमा खाना बना रही थी। सबा अपने लिए चाय बनाने लगी। सुबह का पूरा काम करके वह स्कूल जाती थी। बस शाम के खाने की जिम्मेदारी भाभी की थी, वह भी उन्हें भारी पड़ती थी। जब सबा ने चाय का पहला घूंट लिया तो उसे सुकून सा महसूस हुआ। सबा आपी, गुलशन खाला आई थी, आपके लिए एक रिश्ता बताया है। अम्मी ने हाँ कही है, परसों वे लोग आएंगे, भाभी ने खनकते हुए लहजे में उसे बताया। सबा का गला अंदर तक कड़वा हो गया, आंखों में नमकीन पानी उतर आया। भाभी अपने अंदाज में बोले जा रही थी, लड़के का खुद का जनरल स्टोर है, देखने में ठीक ठाक है पर ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है। स्टोर से काफ़ी अच्छी कमाई हो जाती है, आपके लिए बहुत अच्छा है। सबा को लगा वह तन्हा तपते रेगिस्तान में खड़ी है। दिल ने चाहा अपनी डिग्री को पुर्जे पुर्जे करके जला दे। भाभी ने मुड़कर उसके धुआं हुए चेहरे को देखा और समझाने लगी, सबा आपी देखें, आदमी का पढ़ा लिखा होना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, बस कमाऊ और दुनियादारी को समझने वाला होना चाहिए। सबा ने दुख से रीमा को देखा। रीमा एक कम पढ़ी ना समझ लड़की थी। वह आटे साटे की शादी लड़की देकर लड़की ब्याहना में सबा की भाभी बनकर आ गई थी। सबा की छोटी बहन लुबना की शादी रीमा के भाई आजाद से हुई थी। आज वही रीमा कितनी आसानी से सबा की शादी के बारे में सब कुछ कह रही है। अब्बा ने एक के बाद एक लड़कियां होने का इल्ज़ाम भी अम्मी पर लगाया। हफ्तों बेटियों की सूरत नहीं देखी, वह तो अच्छा हुआ तीसरी बार बेटा हो गया तो अम्मी की हैसियत का ग्राफ कुछ ऊंचा हो गया और अब्बा भी कुछ नरम पड़े। बेटियों का भार कम करने की खातिर बचपन में ही भाई की शादी मामू की बेटी रीमा से और छोटी बहन लुबना की शादी रीमा के भाई आजाद से तय कर दी। आजाद सबा से उम्र में छोटा था, इसीलिए लुबना की बात तय कर दी। आज पहली बार उसे लड़की होने की बेबसी का एहसास हुआ। रीमा, तुम क्या जानो इल्म कैसी दौलत है, कैसी रोशनी है जो इंसान को जीने का सलीका सिखाती है। वही यह डिग्री मर्द औरत के बीच ऐसे फासले भी पैदा कर देती है कि औरत की सारी उम्र इन फासलों को पाटने में कट जाती है। सबा का कतई दिल न चाह रहा था कि एक बार फिर उसे शो पीस की तरह लड़के वालों को दिखाया जाए, पर अम्मी की मिन्नत और बेबसी के आगे वह मजबूर हो गई। वह कहने लगी, सबा मेरी खातिर मान जाओ, मुझे पूरी उम्मीद है कि वे लोग तुम्हें जरूर पसंद करेंगे। उसने दुखी हो सोचा, उसकी ख्वाहिश व पसंद का किसी को एहसास नहीं। वह MSc पास है और एक अच्छे प्राइवेट स्कूल में नौकरी करती है, फिर भी पसंद लड़का ही करेगा। उसने उलझकर कहा, अम्मी कितने लोग तो आकर रिजेक्ट कर गए हैं। किसी को सांवले रंग पर एतराज, किसी को उम्र ज़्यादा लगी, किसी को पढ़ा लिखा होना और किसी को नौकरी करना नागवारा गुजरा। अब फिर वही नाटक। अम्मी रो पड़ी, बेटी मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, तुम्हारी शादी मुझे सबसे पहले करनी थी, पर तुम हमारी मजबूरी और हालात की भेंट चढ़ गई। सबा यह नौकरी करीब 8 साल से कर रही थी।
जब वह बीएससी फाइनल में थी तो अब्बा की एक एक्सीडेंट में टांग टूट गई। नौकरी प्राइवेट कंपनी में थी। बहुत दिनों के इलाज के बाद लकड़ी के सहारे चलने लगे। इस अरसे में नौकरी ख़त्म हो गई। कंपनी से मिला पैसा कुछ इलाज में खर्च हुआ, कुछ घर में। अब आमदनी का कोई जरिया न था। लुबना और छोटा भाई जोहेब अभी पढ़ रहे थे। उसने बीएससी पास करते ही नौकरी की तलाश शुरू कर दी। अच्छी डिवीज़न होने के कारण उसे इसी स्कूल में प्राइमरी सेक्शन में नौकरी मिल गई। उसने नाइट क्लासेस से एमएससी और बीएड पूरा किया और फिर सेकेंडरी सेक्शन में प्रमोट हो गई। अब अब्बा उसे बहुत प्यार करते। वही तो घर की गाड़ी खींच रही थी। शाम को गहरे रंगों के रेशमी कपड़ों में लड़के की अम्मी और 2 बहनें आई। उन लोगों ने बताया कि लड़के नईम की ख्वाहिश है कि लड़की पढ़ी लिखी हो, इसीलिए वह लोग सबा को देखने आए हैं। लड़के की अम्मी ने हाथों में ढेर सी चमकती चूड़ियाँ पहन रखी थी। खनखनाते हुए वह बोली, हमारे बेटे की डिमांड पढ़ी लिखी लड़की है, इसीलिए हमें तो आपकी बेटी पसंद है। अम्मी ने शादी में देर न की क्योंकि जोहेब की बहुत अच्छी नौकरी लगे 2 साल हो चुके थे। काफ़ी कुछ तो उन्होंने दहेज में देने को बना रखा था। कुछ और तैयारियां हुई और सबा दुल्हन बनकर नईम के घर पहुंच गई। सबा उस मामूली से सहजे कमरे में दुल्हन बनी बैठी थी। उसकी नंदे और उसकी सहेलियां कुछ देर उसके पास बैठी बचकाने मजाक करती रही, फिर भाई को भेजने को कहकर उसे तनहा छोड़ गई। काफ़ी देर बाद उसकी ज़िंदगी का वह लम्हा आया जिसका लड़कियां बड़ी बेसब्री से इंतज़ार करती हैं। नईम हाथ में मोबाइल लिए अंदर दाखिल हुआ और उसके पास बैठ गया। उसका घूंघट उठाकर कोई खूबसूरत या नाजुक बात कहने के बजाय वह उसे मोबाइल से अपने दोस्तों के बेहुदा मैसेज पढ़कर सुनाने लगा, जो ख़ास तौर पर उसके दोस्तों ने उसे इस रात के लिए भेजे थे। सबा सिर झुकाए सुनती रही। उसका दिल भर आया। वह खूबसूरत रात बिना किसी अनोखे एहसास, प्यार के जज्बात के गुजर गई। सुबह नाश्ते में पूरियाँ, हलवा, फ्राइड चिकन देख उसने धीरे से कहा, मैं सुबह सुबह इतना भारी नाश्ता नहीं कर सकती। ठीक है, ना खाओ, नईम ने लापरवाही से कहा। फिर उसके लिए ब्रेड दूध मंगवा दिया। न कोई मनुहार न इसरार। फिर जिंदगी एक इम्तिहान की तरह शुरू हो गई। सबा अभी अपने आप को इस बदले माहौल में व्यवस्थित करती, उससे पहले ही सबके व्यवहार बदलने लगे। सास की तीखी बातें, ननदों की बात बात पर पढ़े लिखे होने के ताने, जैसे उसे नीचा दिखाने की होड़ शुरू हो गई। उसका व्यवहार कुशल और पढ़ा लिखा होना जैसे एक गुनाह बन गया। सबा इसे झेल नहीं पा रही थी, इसीलिए उसने खामोशी ओढ़ ली। धीरे धीरे सबसे कटने लगी। उन लोगों की बातों में भी या तो किसी की बुराई होती या मजाक उड़ाया जाता। वह अपने कमरे तक सीमित हो गई। नईम का नरम और बचकाना रवैया उसे खड़े होने के लिए ज़मीन देता रहा। इतना भी काफ़ी था। जब वह स्टोर से आता, माँ बहनों के पास 1-1.5 घंटे बैठता। तीनों उसकी शिकायतों के दफ्तर खोल देती। हर काम में बुराई का एक पहलू मिल जाता। खाने में कम तेल डालना, छोटी रोटियां बनाना, कंजूसी गिना जाता। साफ सफाई की बात पर मॉडर्न होने का इल्ज़ाम, चमक धमक के रेशमी कपड़े न पहनने पर फैशन की दुआई। ये सब सुन उसका मन कसेला हो जाता। नईम पर कुछ देर इन शिकायतों का असर रहता, फिर वह सबा से अच्छे से बात करता, क्योंकि यह उसी की ख्वाहिश थी कि उसे पढ़ी लिखी बीवी मिले और वह अपने दोस्तों पर उसकी धाक जमा सके। पर सबा को एक शोपीस बनकर नईम के दोस्तों के यहाँ जाना जरा भी अच्छा नहीं लगता था। नौकरी तो वह छोड़ ही चुकी थी। एक तो स्कूल ससुराल से बहुत दूर था, दूसरे शादी की एक शर्त नौकरी छोड़ना भी थी। अपना काम पूरा कर अपने कमरे में किताबें पढ़ती रहती। कानून की डिग्री लेना उसके सपनों में से एक था, पर हालात ने इजाज़त न दी, नहीं वक्त मिला। अब वह अपने खाली टाइम में कानून की किताबें पढ़ अपना यह शौक पूरा करती। वह एक समझदार बेटी, एक परफेक्ट टीचर,
एक संपूर्ण औरत तो थी, पर मनचाही बहू नहीं बन पा रही थी। कुछ दिनों से वह महसूस कर रही थी कि नईम कुछ उलझा उलझा और परेशान है। न पहले की तरह दिन भर के हालात उसे सुनाता है, न बात बेबात कह लगाता है। अम्मी व बहनों की बातों का भी बस हूँ हाँ में जवाब देता है। पहले की शौकी व बचपना एकदम खत्म हो गया था। उस रात सबा की आंख खुली तो देखा नईम जाग रहा है, बेचैनी से करवटें बदल रहा है और बहुत प्यार से पूछा। वह उठकर बैठ गई। सबा ने एक फैसला कर लिया और बहुत प्यार से पूछा, नईम, मैं कई दिनों से देख रही हूँ आप परेशान हैं, बात भी ठीक से नहीं करते, क्या परेशानी है? नईम ने टालते हुए कहा, नहीं ऐसा कुछ नहीं, स्टोर की कुछ उलझने हैं। सबा ने उसके बाल संवारते हुए कहा, नईम, हम दोनों शरीके हयात हैं, यानी जिंदगी के साथी। आपकी परेशानी और दुख मेरे हैं, उन्हें बांटना और सुलझाना मेरा भी फर्ज है। हो सकता है कोई हल हमें मिलकर सोचने से मिल जाए। आप खुलकर मुझे पूरी बात बताइए। सबा, मैं एक मुश्किल में फंस गया हूँ। एक दिन एक सेल्स टैक्स अफसर मेरे स्टोर पर आया, ढेर सारा सामान लिया। जब मैंने पैसे लेने के लिए बिल बनाकर दिया तो वह एकदम गुस्से में आ गया। कहने लगा, तुम जानते हो मैं कौन हूँ, क्या हूँ, और तुम मुझसे पैसे मांग रहे हो? मैंने विनम्र होकर कहा, साहब काफ़ी बड़ा बिल है, मैं खुद सामान खरीद कर लाता हूँ। इतना सुनते ही वह बिफर उठा, मैं देख लूँगा तुम्हें, स्टोर चलाने की अकल आ जाएगी। तुम मेरी ताकत से नावाकिफ हो, ऐसे तुम्हें फंसाऊंगा कि तुम्हारी सारी अकड़ धरी की धरी रह जाएगी। और सामान पटक कर स्टोर से निकल गया। उसके बाद उसका एक जूनियर आकर सारे खातों की पूछताछ करके गया और धमकी दे गया कि जल्द ही पूरी तरह चेकिंग होगी, और एक नोटिस भी पकड़ा गया। इतना लंबा नोटिस अंग्रेजी में है, पता नहीं कौन कौन से नियम और धाराएं लिखी हैं। तुम तो जानती हो मेरी अंग्रेजी बस काम चलाऊ है, हिसाब किताब का ज़्यादा काम तो मुंशी चाचा देखते हैं। सबा ने सुकून से सारी बात सुनी और तसल्ली देते हुए कहा, आप बिल्कुल परेशान न हो। जब आप कोई गलत काम नहीं करते हैं तो आपको घबराने की जरा भी ज़रूरत नहीं है। अगर खातों में कुछ कमियां या लेजर्स नॉमर्स के हिसाब से नहीं है तो वह सब हो जाएगा। आप सारे खाते और नोटिस, नॉमर्स, रूल्स सब घर ले आइए, मैं इत्मीनान से बैठकर सब चेक कर लूँगी। या आप मुझे स्टोर पर ले चलिए, पीछे के कमरे में बैठकर मैं और मुंशी चाचा एक बार पूरे खाते और हिसाब नियमानुसार चेक कर लेंगे। अगर कहीं कोई कमी है तो उसका भी हल निकाल लेंगे। आप हौसला रखें। सबा के विश्वास से भरी बातें सुनकर नईम को राहत मिली। उसके होठों की खोई मुस्कुराहट लौट आई। दूसरे दिन एक अलग तरह की सुबह हुई। सबा भी नईम के साथ जाने को तैयार थी। यह देख अम्मी की त्योरियां चढ़ गई। हमारे यहाँ औरतें सुबह सवेरे शोहर के साथ सैर करने नहीं जाती हैं। नईम अम्मी का हाथ पकड़कर उन्हें उनके कमरे में ले गया और उस पर पड़ने वाली विपदा को इस अंदाज में समझाया कि अम्मी का दिल दहल गया। वह चुप थी, कमरे में बैठी रही। सबा नईम के साथ चली गई। बात इतनी परेशान किए थी कि अम्मा का सारा तन तना झाग की तरफ बैठ गया। सबा के लिए यह कड़े इम्तिहान की घड़ी थी। यही एक मौका उसे मिला था कि अपनी तालीम का सही इस्तेमाल कर सकती थी। उसने युद्ध स्तर पर काम शुरू कर दिया। एक तो वह सहनशील थी, दूसरी बीएससी में उसके पास मैथ्स था और जनरल नॉलेज व कानूनी जानकारी भी अच्छी खासी थी। पहले तो उसने नोटिस ध्यान से पढ़ा, फिर एक एक एतराज और इल्ज़ाम का जवाब तैयार करना शुरू किया। मुंशी जी ईमानदार व मेहनती थे, पर इतने ज़्यादा पढ़े न थे। लेकिन सबा के साथ मिलकर उन्होंने सारे सवालों के स्ट्रिक व नॉर्म्स पर आधारित सही उत्तर तैयार कर लिए। शाम तक ये काम पूरा कर उसने नोटिस का टू द पॉइंट जवाब भिजवा दिया। एक बोझ तो सिर से उतरा। अब उन्हें बिल बुक के
अनुसार सारे खाते चेक करने थे कि कहीं भी छोटी सी भूल या कमी न मिल सके। एक जगह बिल बुक में एंट्री थी पर लेज़र में नहीं लिखा गया था। नईम ने उस बिल पर माल भेजने वाली पार्टी से बातचीत की तो खुलासा हुआ कि माल भेजा गया था पर मांग के मुताबिक न होने की वजह से वापस कर के दूसरे माल की डिमांड की गई थी जो जल्द ही आने वाला था। सबा ने उसके लिए ज़रूरी कागजात तैयार कर लिए। पार्टी कंसर्न से ज़रूरी कागजात पर साइन करवा के रख लिए। 3 दिन की जी तोड़ मेहनत के बाद नईम और सबा ने चैन की सांस ली। अब कभी भी चेकिंग हो जाए कोई परेशानी की बात नहीं थी। शाम 4 बजे जब सबा घर वापस जाने की तैयारी कर रही थी उसी वक्त सेल्स टैक्स अफसर अपने 2 बंदों के साथ आ गया। आते ही उसने नईम और मुंशी जी से बदतमीजी से बात शुरू कर दी। दोनों जब तक जवाब देते सबा उठकर सामने आ गई और उसने बहुत नर्म और सही अंग्रेजी में कहा, सर आप सरकारी नौकर हैं, जांच और पूछताछ करना आपका फ़र्ज़ है। आप तरीके से पूछें, फिर भी आपको तसल्ली न हो तो आप लिखित में नोटिस दें, हम उसका जवाब देंगे। आपकी पहली इंक्वायरी का संतोषप्रद जवाब दिया जा चुका है। आपको जो भी मालूमात चाहिए मुझसे पूछिए क्योंकि लेज़र मैं मेंटेन करती हूँ, पर पूछताछ में अपने लहजे और भाषा पर कंट्रोल रखिएगा क्योंकि हम भी आपकी तरह संभ्रांत नागरिक हैं। इतनी स्ट्रिक्ट और परफेक्ट अंग्रेजी में जवाब सुन अफसर के रवैये में एकदम फ़र्क आ गया। काफ़ी देर जांच चलती रही। सबा ने बड़े आत्मविश्वास से हर शंका का बड़े सही ढंग से समाधान किया क्योंकि पिछले 4 दिनों में वह हर बात को अच्छी तरह से समझ चुकी थी। सेल्स टैक्स अफसर कोई घपला न निकाल सका, इसीलिए अपने साथियों के साथ वापस चला गया, पर धमकी देते गया कि उसकी खास नज़र इस स्टोर पर रहेगी। अक्सर परेशान करने को नोटिस आते रहे जिन्हें सबा ने बड़ी सावधानी से संभाल लिया। घर पहुंचकर नईम खुशी से पागल हो रहा था। अम्मी और बहनों को सबा की काबिलियत विस्तार से जताते हुए बोला। सबा का पढ़ा लिखा होना, उसकी गहरी जानकारी और अंग्रेजी बोलना सारी मुसीबतों से टक्कर लेने में कामयाब रहे। पहले यही अफसर मुझसे ढंग से बात नहीं करता था। मेरी अंग्रेजी में ज़्यादा दखल न होने से और विषय की पकड़ कमज़ोर होने से मुझ पर हावी हो रहा था। अपनी जानकारी से सबा ने ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया है कि अब बेवजह मुझे परेशान न करेगा। मैंने फैसला कर लिया है कि सबा हफ्ते में 2 बार आकर हिसाब किताब चेक करेगी ताकि आइंदा ऐसा कोई मामला न खड़ा हो। एक अरसे के बाद अम्मी ने प्यार से सबा को गले लगाया। बहनें भी प्यार से लिपट गई। सबा को लगा उसकी मुश्किलों का ख़त्म होने का वक्त आ गया है। उन्हें हंसता देखकर नईम बोला, अम्मी मैंने शादी के वक्त शर्त रखी थी कि लड़की पढ़ी लिखी होनी चाहिए, तो आप सब खूब नाराज़ हो रहे थे, पर उस वक्त पढ़ी लिखी बीवी की ख्वाहिश इसलिए थी कि मैं कम पढ़ा लिखा था। उस कमी को मैं अपनी पढ़ी लिखी बीवी से पूरी करना चाहता था और मैं गर्व से अपने दोस्तों से कह सकूं कि मेरी बीवी MSc है। यह हकीकत तो अब खुली है कि इल्म सिर्फ दिखाने या नाज करने के लिए नहीं होता। इस मुश्किल घड़ी में जब मैं बेहद निराश और डिप्रेस था, उस वक्त सबा ने अपनी तालीम, समझदारी व जानकारी से मामला संभाला। आज मैं अपनी ख्वाहिश की ज़िंदगी और कारोबार में इल्म की अहमियत को समझ गया हूँ। इल्म कोई शोपीस नहीं है, बल्कि हर समस्या, हर मुश्किल से जूझने का सफल हथियार है। सबा ने खुशी से चमकती आंखों से नईम को शुक्रिया कहा। सबा के स्टोर में मदद करने से एक एहसान के बोझ से दबी अम्मी उससे कुछ हद तक नर्म हो गई, पर दिल में जमी ईर्ष्या और कम होने के एहसास की धूल अभी भी अपनी जगह पर थी। बहनें भी रूखी रूखी से मिलती। सबा सोचने लगी उससे कहीं गलती हो रही है। एकाएक उसके दिमाग में धमाका हुआ। उसे एहसास हुआ कोताही उसकी तरफ से भी हो रही है। अभी लोहा गर्म है, बस एक वार की जरूरत है। वह पढ़ी लिखी है, ये एहसास उस पर भी तो हावी रहा था। अनजाने में वह उनसे दूर होती गई। अगर वे लोग अपनी जहालत और नासमझी से उसे अपना नहीं रहे थे तो उसने भी कहाँ आगे बढ़कर कोशिश की। वह तो समझदार थी, उसे ही उन लोगों का साथ निभाना था। उसने अपनी बेहतरी को एक खोल की तरह अपने ऊपर चढ़ा लिया था। अब उसे इस खोल को तोड़कर
उन लोगों के लेवल पर उतरकर उनके दिलों में धीरे धीरे जगह बनानी होगी। यही तो उसकी कसौटी है कि उसे अपनी तालीम को इस तरह इस्तेमाल करना है कि वह सब दिल से उसके चाहने वाले हो जाएं, उनकी नफ़रत मोहब्बत में बदल जाए। पहल उसे ही करनी होगी। अपने गंभीर और आर्टिस्ट मिजाज को छोड़कर अपने घमंड के पीछे डालकर उसे ये रिश्तों की जंग जीतनी होगी। दूसरे दिन सबा ने गहरे रंग का रेशमी सूट पहना, झिलमिल करता दुपट्टा ओढ़ नीचे आ गई। उसकी सास तख्त पर बैठी सिर में तेल डाल रही थी। वह उनके करीब जाकर बैठ गई। उन्होंने मुस्कुराकर उसके खूबसूरत जोड़े को देखा। उसने उनकी हाथ से कंघा लेकर कंघी करते हुए कहा, अम्मी, अगर ना समझे में मुझसे कोई भूल हुई है तो माफ़ करें। अपने आप को मैं थैंक यू सो मच। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा।